चलिए बच्चों, नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईथर स्टार्ट किया है ना, और ईथर का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। ईथर्स में अब हम लोग दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें है ना, तो ये है फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस। देखो, विलियमसन सिंथेसिस बहुत सिंपल सा है। SN2 प्रोसेस से ईथर बनाते हैं हम लोग। देखो, इसमें ऐसा होता है कि एक हम लोग ले लेते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और साथ में हम लोग एक ले लेते हैं कुछ ऐसा सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, है ना। और कॉमनली अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई एल्काइल हैलाइड अगर हो तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप जैसा है ना, ये हैलाइड काम करता है, तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लिख दिया गया है। मतलब ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्काइल हैलाइड ही हो, कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट लिया जा सकता है जिसके पास क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप हो। समझ गए बात? तो इसका अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ये है अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई, और ये है अपना सबस्ट्रेट जिसमें इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ये इस पर अटैक करते हुए इसको बाहर करेगा। अगर हैलाइड पे सोचे तो हम लोग किसको बाहर करेगा, हैलाइड को बाहर करेगा। तो ऐसा एक ईथर ROR' बनता हुआ दिखाई देगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये SN2 प्रोसेस है ना, एक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है, तो इस वाले R पार्ट का जो ये था, इसमें तो बैक साइड ही अटैक होगा। एल्काइल हैलाइड, आप SN2 मैकेनिज्म याद करिए, तो इसमें बैक साइड अटैक होगा, तो ये R' का क्या हो जाने वाला है, इन्वर्जन हो जाने वाला है। समझ गया ना, SN2 प्रोसेस है, तो कुछ नया नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर से वही अब नाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि भाई इसी को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी एल्काइल हैलाइड या एल्काइल और कोई लिविंग ग्रुप लेंगे तो ये एल्काइल पार्ट जो होना चाहिए ये या तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इसी के साथ है ना SN2 होगा। अगर ये R पार्ट टर्शरी हो गया तो फिर SN2 नहीं होने वाला। क्या होगा भाई, अगर ये टर्शरी हो गया तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में SN2 नहीं होता है, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ मैकेनिज्म विल बी E2 मैकेनिज्म ना, मैकेनिज्म फॉलोड विल बी E2। तो दिस R पार्ट शुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी, तभी अपना ईथर मिल पाएगा। और टर्शरी के साथ ईथर नहीं मिलेगा, ये इसका बीटा H लेकर चला जाएगा और E2 बनेगा। बोलो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, अपने को मालूम है। अगर पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छा यील्ड किसके साथ होगा, है ना, अगर पूछा जाए कि अगर हमने एक एल्कोक्साइड ले लिया और ये R पार्ट अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो सबसे अच्छा यील्ड किसके साथ होगा, बताओ, सोचो। टर्शरी के साथ तो होगा ही नहीं। यील्ड का मतलब ये कितना बनेगा, है ना, ये ईथर कितना बनने वाला है। तो अगर यील्ड की बात कर रहा है तो ईथर टर्शरी के साथ एकदम नहीं बनेगा, सेकेंडरी के साथ पैरेलली E2 भी जाएगा ना, क्योंकि सेकेंडरी के साथ E2 मैकेनिज्म भी होता है ना। अगर R पार्ट, आप वो जो टेबल बनवाए थे हम, अगर आप याद करें SN वर्सेस एलिमिनेशन वाले में, तो अगर हम लोग जो बात किए थे कि सेकेंडरी होगा और स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा, साथ में हीट कर दे तो हमेशा E2 होगा। अगर हीट नहीं किया तो E2 SN2 दोनों होगा, लेकिन यील्ड घट जाएगी क्योंकि E2 भी पैरेलली हो रहा होगा। लेकिन प्राइमरी अगर होगा और हीट नहीं किया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी के साथ सबसे ज़्यादा अमाउंट में ईथर बनाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन भी है विलियमसन सिंथेसिस का, कि जरूरी नहीं है कि इससे कोई भी एल्काइल हैलाइड और कोई भी एल्कोक्साइड ले लेंगे तो उससे हमेशा आपको ईथर मिलेगा ही, कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो उसी पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर वो क्वेश्चंस देख लिया जाए। क्लियर करें इसको।
देखो क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फॉलोइंग बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो मैं कुछ ईथर लिखने जा रहा हूं और आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताना है कि जिससे ये वाला ईथर बेस्ट यील्ड में बने, है ना। प्रिपेयर द फॉलोइंग बाय विलियमसन सिंथेसिस इन बेस्ट यील्ड, ये जोड़ दिया जाए, इन बेस्ट यील्ड, है ना। जैसे मान लो अगर एक ऐसा हमने ईथर ले लिया, ठीक है, ऐसा ईथर ले लिया, एक एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है कि इस ईथर को आप विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे। तो देखो तो जरा, इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, है ना। एक पॉसिबिलिटी इसका ये है कि हम लोग एल्कोक्साइड आयन ये ले लें और एल्काइल हैलाइड, कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये एल्कोक्साइड ले लें, ये एल्काइल हैलाइड ले लें, तो ये इस पर अटैक करके इसको बाहर करके सेम ईथर बनाएगा। बोलो तो एक पॉसिबिलिटी इसका ये है। दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम लोग एल्कोक्साइड ये वाला ले लें, इथोक्साइड, और हम लोग एल्काइल हैलाइड ये वाला ले लें। ठीक है, तो अब इन दोनों में जरा सोच के बताइए कि कौन सा ऐसा अपना कॉम्बिनेशन है जो बेस्ट यील्ड प्रोड्यूस करेगा इस ईथर का। तो देखो ये वाला एल्काइल हैलाइड हो गया टर्शरी, है ना, और ये है अपना स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से बीटा एच बाहर करके इसको बाहर करके एल्कीन बनाएगा। मतलब यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से ये ईथर बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें SN2 0% होता है, पता है अपने को। तो इसमें बेस्ट यील्ड बनेगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि ये तो प्राइमरी है और प्राइमरी में अगर आप हीट नहीं कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं तो SN2 ही होता है। पढ़े थे हम लोग, वो टेबल रेफर करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो रहा है बात ना। अब आप बोलो लेकिन सर ये भी तो हम लोग पढ़े थे कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इस पर, है ना, न्यूक्लियोफाइल पर, उतना उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। ये बात भी तो पढ़े थे सर, याद है। तो देखो भाई, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भले कम हो जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। मतलब जब जब इस ऑक्सीजन की तरफ से कोलिजन होगा केवल तभी रिएक्शन होगा, है ना। इस एल्काइल पार्ट की तरफ से कोलिजन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो ठीक है, रेट घट जाएगा। आपको रेट नहीं पूछ रहा, आपको यील्ड पूछ रहा है। यील्ड मतलब भले देर में बने लेकिन ज़्यादा किस में बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पहला हो गया। उसी तरह से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं और क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। बेस्ट यील्ड में आपको ईथर बनाना है। ठीक है, तो ये ईथर्स हैं। आपको बेस्ट यील्ड में ये सारे ईथर्स बनाने हैं। तो आपको बस ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड लेंगे आप और कौन सा एल्कोक्साइड आयन लेंगे। ठीक है,
तो पहला तो हम लोगों ने कर ही लिया है, दूसरे का आंसर बात किया जाए तो इसमें सब में दो दो पॉसिबिलिटी होगी, है ना, सब में दो दो पॉसिबिलिटी होगी और मैं आंसर वाली पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ कौन सा लेना चाहिए अपने को। तो इसमें देखो ये वाला एल्कोक्साइड ले लें और ये अल्काइल हैलाइड ले लें। तो ये क्योंकि ये प्राइमरी है तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर SN2, तो इसमें बेस्ट यील्ड इसका बनेगा। अगर आप इसका उल्टा ले लेते तो क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता, अगर आप इसका उल्टा ले लेते तो ये एल्कोक्साइड ले लेते और ये अल्काइल हैलाइड ले लेते सेकेंडरी टाइप का, तो उसमें E2 भी होता थोड़ा थोड़ा, तो बेस्ट यील्ड तो इससे होगा। हाँ, ऑल्दो इसमें दोनों से ये बन सकता है, मतलब समझ लो ये बात। मान लीजिए आपने ऐसा एल्कोक्साइड ले लिया और ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि इससे ये ईथर बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा ये ईथर इससे भी, लेकिन बेस्ट यील्ड पूछा है तो बेस्ट यील्ड तो यही वाला होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में तो थोड़ा थोड़ा E2 भी होगा ना, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, समझ गए। तो ये इसका आंसर ये वाला होगा, ये वाला नहीं। इसकी बात करो तो इसमें देखो, इसमें जो बेस्ट यील्ड जो देगा वो देगा PHO माइनस और PHCH2Br, यही होगा, है ना। ये ऊपर मिटा दूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझा जाए कैसे क्या हो रहा है। देखो इसमें अगर आप ये ले लेते PHCH2O माइनस और PHBr, मान लो ऐसा ले लेते, तो ये तो एराइल हैलाइड हो गया ना। एराइल हैलाइड में नॉर्मल SN2 नहीं होता, पता है ना, या तो NaNH2 के साथ होगा, या अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो ArSN2 होता। तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी ही है जिससे ये बन सकता है और वही बेस्ट यील्ड बोला जाएगा। इसकी बात करें तो इधर का सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो इसमें मेरे हिसाब से एल्कोक्साइड अपने को ये ले लेना चाहिए और अल्काइल हैलाइड ये ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, थोड़ा ही सही, लेकिन इससे ये बनेगा, माइनर ही सही, क्योंकि ये बल्कियर है और ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे मेजर तो E2 जाने वाला है, पढ़े थे हम लोग ये बात, है ना। आप देखो याद नहीं रखोगे वो वाला टेबल तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको। है बहुत आसान सा मेथड, लेकिन हम लोग एक पीछे इसका जो बैकग्राउंड है पूरा, जो स्कूल ऑफ थॉट से ये आ रहा है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो आप ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ फंसेंगे आप, है ना, यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। या जिनको भी दिक्कत हो रही है तो उसका सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि वो टेबल आपको अभी रिवाइज कर लेना चाहिए, तब ये वीडियो आगे देखना चाहिए, ठीक है। तो इधर से गया, है ना, इससे ये बनेगा। अगर इसका उल्टा ले लोगे सेकेंडरी एल्कोक्साइड और टर्शरी, तो टर्शरी में तो बिल्कुल भी SN2 नहीं होगा, तो इसका उल्टा में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो बेस्ट यील्ड में पूछ रहा है तो बेस्ट यील्ड में यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसकी बात किया जाए तो अच्छा, इसमें देखो इधर लिख लिया है सबने ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, देखो इसमें मेरे हिसाब से ये एल्कोक्साइड लेना चाहिए और ये अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा ले लेंगे तो 100% यही बनेगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ E2 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SN2 ही होगा, क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इसमें दूसरा भी ले लेते अगर आप CH3 CH2Br और CH3O माइनस ले लेते तो भी मेजरली यही बनता, लेकिन बेस्ट यील्ड पूछ रहा है, मतलब बेस्ट पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोग को ये एल्कोक्साइड लेना चाहिए और CH3 CH2Br ये वाला, क्यों भाई, क्योंकि इसके पास बीटा पोजीशन पर हिंड्रेंस है ना, तो अगर ये अल्काइल हैलाइड लेते तो वहां पर E2 मेजर होने लगता, तो इसका बेस्ट पॉसिबल ये है 7th वाला, ये सोच लिया है। इसमें इधर भी टर्शरी है, इधर भी टर्शरी है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसमें आप एक ये एल्कोक्साइड और एक इसको ब्रोमाइड ऐसा ले सकते हो,
तो इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब E2 होने लगेगा ना, यहाँ पर E2 मेजर हो जाएगा, SN2 नहीं होगा। क्यों भाई? SN2 यहाँ पर नहीं होगा, E2 होगा। तो ये वाला आप विलियमसन सिंथेसिस से बना ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें भी आपको एक मजबूरन ये लेना पड़ेगा और दूसरा आपको ये लेना पड़ेगा। तो जब इसका अटैक इस पे SN2 होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं बना सकते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप विलियमसन सिंथेसिस से सारा ईथर बना पाएँ, है ना। बहुत सारे ऐसे भी ईथर्स हैं जो विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बन सकते। तो ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछा जाता ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स कैन नॉट बी फॉर्म बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स उठाने होंगे। जैसे 9th वाला देखा जाए तो 9th वाले में भी इधर तो OPH है, मान लो आपने ऐसा ले लिया PHO- और आपने एल्काइल हैलाइड ऐसा ले लिया, तो यहाँ पर भी SN2 नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रिजहेड पर है और ब्रिजहेड पर SN2 में ब्रिजहेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, तो sp2 तो आ ही नहीं सकता ब्रिजहेड पर। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसका उल्टा ले लेंगे तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, ये एल्कोक्साइड ले लेंगे तो ये एराइल हैलाइड हो जाएगा, तो भी नहीं हो सकता है। तो ये भी आप नहीं बना सकते हो। सिमिलरली आप ये भी नहीं बना सकते हो, है ना। 10th वाले की बात की जाए, हाँ इधर लिख लो, पहले 10th वाला समझाते हैं। टेंथ वाले भी आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप ये ले लेते हैं PHO- और CH2CHBr ऐसा ले लेते हैं, तो ये तो विनाइल हैलाइड है, तो यहाँ पर भी SN2 नहीं होता है। और अगर आप ऐसा ले लेते हैं PHCHO- और PHBr, तो ये एराइल हैलाइड है, यहाँ पर भी SN2 नहीं हो सकता। तो आप ये भी नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते, ये भी नहीं बना सकते और ये भी नहीं बना सकते। समझ में आ गई बात ना। तो ये जो कहानी है इसमें भी है ना, आप जो ईथर, ये सारे ईथर्स आप विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेथड है जो कि कंप्लीटली बेस्ड है उस टेबल पर ना, SN2 वर्सेस एलिमिनेशन वाले टेबल पर। तो अगर आपको वो क्लियर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ लिया जाए। एक मेथड और है, लिखो तीसरा, फ्रॉम एल्कोक्सीमर्कुरेशन, फ्रॉम एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। एल्कीन्स में हम लोग एक प्रोसेस पढ़े थे हाइड्रेशन का, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हम लोग वाटर जोड़ते थे, एल्कोक्सीमर्कुरेशन में हम लोग क्या जोड़ देंगे, अल्कोहल जोड़ देंगे। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ले लिया, और इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या किए, हम लोग ने ले लिया HgOAc होल ट्वाइस और ले लिया H2O इन THF, याद है। और दूसरे स्टेप में हम लोग NaBH4 इन बेसिक मीडियम ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता था, मार्कोनिकॉफ एडिशन से यहाँ पर H आता था इससे, और इस वाटर से यहाँ पर OH आता था, याद है। तो ये हम लोग अल्कोहल बना लेते थे, CH3CH यहाँ OH और यहाँ पर CH2H, है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन से स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं होती थी क्योंकि सेकेंड स्टेप में रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है ना। अब इसी एल्कीन के साथ अगर हम लोग एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराएंगे तो हम लोग एक स्लाइड चेंज कर देंगे रिएजेंट में, HgOAc होल ट्वाइस, और हम लोग यहाँ ले लेंगे ROH इन THF, अल्कोहल ले लेंगे इंस्टेड ऑफ वाटर। और बाकी सब कुछ हम लोग क्या रखेंगे, एग्जैक्टली सेम, NaBH4 इन OH-। तो यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ एडिशन से इस बार यहाँ OH न जुड़कर, क्योंकि यहाँ पर
ROH है तो यहाँ पर OR जुड़ेगा और इधर तो H ही जुड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा OR और यहाँ पर आ जाएगा CH2H, और ये RO और इधर भी R पार्ट है, तो ये अपना बन गया है ईथर। आया समझ में बात? तो एक तो वही मेथड है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है भाई, अब हेडिंग कर लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है, और आधे पेज की जगह छोड़ लो और एनसीईआरटी से फिजिकल प्रॉपर्टीज का लिख लेना, है ना, जैसा हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप में करते आए हैं उस तरह से सो कर लीजिएगा, ठीक है। और ज़रूरी है यहाँ पर लिखा रहना, है ना। फिर लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो इसमें पहले एक पॉइंट लिख लिया जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में, ठीक है, लिखिए ईथर्स आर इन जनरल, ईथर्स आर इन जनरल very less reactive, ethers are in general very less reactive, so they are mainly used as solvents. Ethers are in general very less reactive, so they are mainly used as solvents, ठीक है। तो ईथर्स जनरली बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत सारे रिएक्शन अब तक देखे जिसमें ईथर एज सॉल्वेंट लिया जाता है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर एज सॉल्वेंट था, वुड्स रिएक्शन में ईथर एज सॉल्वेंट था, LiLH4 के साथ ईथर एज सॉल्वेंट था, बहुत सारे रिएक्शन में ईथर एज सॉल्वेंट लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कम रिएक्टिव है तो किसी भी सबस्ट्रेट और रिएजेंट से इसके रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम होता है, इसलिए सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ईथर का अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी समझना चाह रहे हैं तो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, इसके पास कोई एसिडिक H नहीं होता, नो एसिडिक H, ठीक है। और क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये मेजरली एक लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग पहला प्रॉपर्टी इसकी बात करें, एज लुईस बेस, ईथर्स एज लुईस बेस, है ना। तो कोई भी अपना अगर हम लोग ईथर ले लें और ये लुईस बेस है और इसका अगर हम लोग रिएक्शन किसी लुईस एसिड के साथ करा दें, जैसे AlCl3 के साथ करा दें, ये लुईस बेस हो गया, तो होगा क्या, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है ना, ROR यहाँ प्लस और यहाँ AlCl3 माइनस, है ना। ऐसा एक एडक्ट बन जाएगा ना, एडिशन प्रोडक्ट लुईस एसिड लुईस बेस का। सिमिलरली अगर इसका रिएक्शन हम लोग BF3 के साथ करा दें, ये भी एक लुईस एसिड है, तो सेम रिएक्शन इसके साथ भी होगा और यहाँ पर भी ROR, इस पर प्लस चार्ज और BF3 माइनस, ऐसा एक एडक्ट बन जाएगा। तो अगर कोई लुईस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो एडक्ट बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, लिखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। ईथर्स का जो मेन प्रॉपर्टी है ये दो ही है, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स और दूसरा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स, है ना, मतलब HX के साथ रिएक्शन। यही दोनों पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और यही दोनों समझना है अपने को। तो लिखा जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर मतलब
ऐसा मान लो हम लोगों ने ईथर ले लिया और इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन। तो क्योंकि ये खुद एक लुईस बेस है तो इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बेसिक मीडियम में ईथर्स आर स्टेबल। बोलो भाई, हम लोग अभी जब एसिटल और हेमी एसिटल पढ़े थे तब भी हम लोगों ने बात किया था ना कि एसिटल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। वाई दे आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम? बिकॉज दे आर इटसेल्फ अ बेस, है ना, लुईस बेस पढ़े थे, तो उसी से लिंक करिए यहाँ पर। तो सिंस ईथर्स आर लुईस बेसिक, तो अगर हम लोग बेसिक मीडियम में इसका सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि बेस के साथ बेस का रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका जब अपने को हाइड्रोलिसिस कराना है तो मीडियम मस्ट बी एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम मतलब एरो पर H3O प्लस लिखा रहे, या एरो पर H प्लस H2O लिखा रहे, या एरो पर डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहे। अगर इनमें से कोई लिखा है, मतलब मीडियम आपने एसिडिक बना दिया है और साथ में वाटर है, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। और कैसे इसका हाइड्रोलिसिस होगा? देखो, अगर सिर्फ लिखने के लिए प्रोडक्ट लिखना जानना है तो देखो ऐसे, ये ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो वाटर का H वाला पार्ट इधर आएगा और OH वाला पार्ट इधर आएगा। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वाटर का H वाला पार्ट इधर आएगा और OH वाला पार्ट इधर आएगा। तो इधर से तो वाटर निकलता दिखाई दे रहा है, तो वाटर तो मीडियम में है ही, और इधर से ROH और इधर से भी ROH, मतलब ROH और प्लस R-OH। मतलब अगर एक ईथर का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको दो अल्कोहल मिलेंगे, ROH और दूसरा वाला जो R पार्ट है R-OH वाला, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझा जाए। जैसे मान लो ROR' है, कैसे ये रिएक्शन होता है? सबसे पहले H प्लस जो है इस लोन पेयर पर अटैक करेगा, ROH प्लस और R' ऐसा बन जाएगा। अब यहां से दो रास्ते हो जाएंगे। देखो, अब अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखो इस पोर्शन को, जो मैं ऐसा, अगर ये निकल जाए, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा तो ये ROH अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल भी तो वाटर के जैसा अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, क्योंकि वो भी कम बेसिक होते हैं, दे आर अ पुअर बेस, है ना। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जब भी ऐसा आ जाएगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को बाहर कर सकता है। या अगर आप इसको इधर से देखें, ऐसे देखें, तो ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इधर भी अटैक हो सकता है और इधर बाहर हो सकता है। समझ रहे बात ना? तो ये दोनों तरफ से बाहर हो सकता है। तो कब किधर से बाहर होगा, अब ये समझना है अपने को। तो यहां दो रास्ते हैं, है ना। दो रास्ते क्या हैं कि इफ R एंड R', R और R' दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों R एंड R' आर प्राइमरी, अगर ये दोनों R पार्ट प्राइमरी हैं तो मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN2 टाइप। और SN2 टाइप मैकेनिज्म फॉलो होने का मतलब कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, या तो इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। समझे मेरी बात? यहाँ ध्यान से समझिए, है ना। मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये वाटर मॉलिक्यूल या तो इस R पार्ट पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, या ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। इन्हीं दोनों में से एक प्रोसेस होगा। अगर ये दोनों प्राइमरी हैं तब मैकेनिज्म विल बी SN2 टाइप। तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो ये वाटर का अटैक इस पर कराएं सर या इस पर कराएं? समझो बात, सवाल हम लोग करेंगे, लेकिन पहले यहीं पर लॉजिकली बात समझो, थोड़ा सा दिमाग, है ना, चलाओ, खोलो। तो यहाँ से वाटर है, इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है। तो सर किस पर करेगा? तो SN2 होगा, लेकिन किस पर करेगा? तो आप सोचो किस पर करेगा। ये R पार्ट और ये R' पार्ट अगर दोनों सेम है तब तो किसी भी तरफ कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम इन्वायरमेंट मिलेगा इस वाटर को। लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट हैं और प्राइमरी ही हैं तभी तो SN2 होगा। नहीं समझे बात? SN2 ये तब होगा जब ये दोनों प्राइमरी हो, ये भी हो और ये भी प्राइमरी हो। तो जब दोनों प्राइमरी हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं,
समझे? तो H2 का अटैक उधर R पार्ट पर पहले होगा जिधर हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि SN2 का रेट उधर ज़्यादा होता है जहाँ पर हिंड्रेंस कम होता है। समझ गए? तो ये दोनों R पार्ट देखकर आप समझ लोगे। तो मान लिया कि इसी पर अटैक हुआ और ये यहाँ से बाहर हो गया, तो आपको प्रोडक्ट मिला ROH और मिला R-OH। बोलो भाई, ये वाटर वाला पहले OH2 प्लस आएगा, फिर H प्लस मीडियम में वापस चला जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, बोले सर कहीं भी कराते प्रोडक्ट तो वही बनता, क्यों इतना हम लोग सोच रहे हैं, है ना? तो सोचना जरूरी है। मान लो ये H2O18 दिया होता या ये OO18 दिया होता, तब O18 किधर जाता वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता। समझ गए? तो इसलिए जरूरी है। फिर इफ R और R', अब इन दोनों में से कोई भी, अब ये दोनों जरूरी नहीं है, R और R' आर सेकेंडरी, टर्शरी और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सेकेंडरी है, टर्शरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1। समझे बात? तो तब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? SN1। इस पर मैं फिर से आता हूं, तो SN1 कैसे हो जाएगा भाई? तो मान लिया कि ये अपना सेकेंडरी, टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर R' प्लस कार्बोकेटाइन बन जाएगा और प्लस ROH बाहर चला जाएगा। और अगर कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पर बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट नहीं सोचोगे, रीअरेंजमेंट कराओगे हमेशा अगर पॉसिबल होगा तो। और फिर वाटर का इस पे जो अटैक होगा वो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, याद है ना, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो अगर ये R पार्ट कायरल होने वाला है तो आपको दोनों मिलेंगे, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा। तो R-OH मैं एक ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन कोई नई बात नहीं करी है मैंने, इसलिए आप ये बात जानते हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ ऐसा होगा ऐसा तो होना ही है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूँ। आपको एक ईथर दिया, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। आप देखोगे कि दोनों तरफ का R पार्ट अगर प्राइमरी है, दोनों तरफ का प्राइमरी है, तो SN2 टाइप कराओगे, उधर कराओगे जिधर हिंड्रेंस कम हो या जिसका रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक तरफ सेकेंडरी है, एक तरफ टर्शरी है, तब क्या कराओगे? तब मैकेनिज्म विल बी शिफ्टेड टू SN1 टाइप, है ना? तो फिर जिधर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस वाले कार्बोकेटाइन को बना के वहाँ पे रिएक्शन करा दोगे। एक तरफ प्राइमरी है और एक तरफ सेकेंडरी है, तब कौन सा कराओगे? SN1 ही कराओगे। अगर दोनों प्राइमरी होंगे तभी SN2 होगा। दोनों में से एक भी सेकेंडरी या टर्शरी हो गया या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, देन मैकेनिज्म विल बी शिफ्टेड टू SN1 टाइप। समझ गए मेरी बात? ये बात यहाँ पर आपको ज़्यादा समझना है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन, राइट प्रोडक्ट्स। तो जरा समझा जाए।
इसका मेजर प्रोडक्ट लिख डालिए। हो गया। देखो तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट तो देखो सेम बनेगा, जहां जहां आइसोटोपिक नहीं है ऑक्सीजन कोई भी, तो वहां तो प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वही दोनों बॉन्ड तोड़कर और दोनों तरफ OH OH जोड़ दोगे, वही प्रोडक्ट बनेगा। आइसोटोपिक होगा वहीं पर आपको मैकेनिज्म सोचना होगा, ठीक है। जैसे इसमें आइसोटोपिक नहीं है तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ OH ले आएंगे, यहाँ H ले आएंगे, ये बॉन्ड भी तोड़ेंगे, यहाँ OH ले आएंगे, यहाँ H ले आएंगे, तो यहाँ बन जाएगा PH CH CH3 OH, और साथ में बन जाएगा है ना CH3 CH2 OH। लेकिन इसमें अगर पूछ ले कि थ्रू विच मैकेनिज्म दिस हाइड्रोलिसिस प्रोसीड्स, तो देखो ये क्योंकि सेकेंडरी भी हो गया और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो गया, तो ये मैकेनिज्म जो फॉलो होगा ये SN1 टाइप फॉलो होगा। भले इधर प्राइमरी है लेकिन इधर सेकेंडरी और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर दोनों में से एक भी सेकेंडरी टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो मैकेनिज्म SN1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैकेनिज्म SN1 होगा, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाता तो आपको पूछा जाता कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, तो आप बोलते 3, क्योंकि ये कायरल बन रहा है, क्योंकि जब यहाँ कार्बोकेटायन आप बनाओगे तो दोनों तरफ से अटैक होगा, तो ये 2 प्रोडक्ट काउंट होंगे। तो आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आप 3 बोलोगे, क्योंकि क्वेश्चन में है ना हिंट नहीं देता है कि थिंक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म पूछेगा। तो ये आपको सोचना है कि ये कायरल है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, D फॉर्म और L फॉर्म दोनों, है ना, तो 3 बोलोगे। अब देखो इसमें दोनों तरफ प्राइमरी है तो H+ का अटैक होगा, और फिर वाटर का सेकेंड स्टेप में, क्योंकि ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी से भी छोटा है, मिथाइल है, इसका सबसे ज़्यादा रेट होता है SN2 का, नहीं, तो इसका अटैक इस पे करा के इसको बाहर करोगे। मतलब आपको जो प्रोडक्ट लिखना होगा वो आप ये प्रोडक्ट लिखेंगे ना, ये O18 चला जाएगा इसके साथ और CH3OH ऐसा बन जाएगा। इनिशियल प्रोडक्ट हमेशा बताओगे जो जस्ट बना, है ना, तो ये और ये ऐसा हो जाएगा, समझे बात। ये इनिशियल प्रोडक्ट्स है। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, हाँ ये मान लो ऐसा पूछे तो, या नहीं भी पूछे तो अपने को तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये बताओ, मान लो ये आपने लिख दिया, अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, सर आपने एक बार बोला था कि अल्कोहल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज अल्कोहल ये लुईस बेस की तरह काम करता है, तो सर H+ इस पर आकर अटैक करे और ये बाहर चला जाए, यहाँ प्लस चार्ज आ जाए, और फिर सॉल्वेंट का वाटर मॉलिक्यूल आकर इस पर जोड़ जाए, तो ये भी हट जाएगा सर। सोचेंगे आप, कुछ लोग सोच भी रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये बात तो सही है। तो ये इनिशियली फॉर्म्ड प्रोडक्ट हमेशा जब भी ऐसा होगा ना आइसोटोपिक वगैरह इसमें, तो इनिशियली फॉर्म्ड प्रोडक्ट आपको लिखना है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाला नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाले में तो हो सकता है कि ये भी OH हट जाए, क्योंकि एसिडिक मीडियम बना हुआ है, तो H+ का इन पर भी तो अटैक हो रहा होगा फिर, क्योंकि ये भी तो है मीडियम में, तो इस पर अटैक होकर वाटर बाहर निकल जाए, फिर सॉल्वेंट से वाटर आ जाए, तो O18 रिप्लेस हो जाएगा। समझ गए बात ना। तो हमेशा इनिशियली फॉर्म्ड बताओगे। अब जैसे ये है तो मैकेनिज्म, अच्छा इसमें मैकेनिज्म इज SN2 टाइप, इसमें पूछे तो मैकेनिज्म विल बी SN1 टाइप ना, क्योंकि ये टर्शरी है। तो H+ का अटैक इस पर, ये बाहर गया तो आपको मिल जाएगा CH3OH और यहाँ O18 आ जाएगा, और इस वाले में सॉल्वेंट से OH आएगा। क्लियर हो गया बात सबको, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उधर के क्वेश्चंस देखा जाए। पॉज करके कर लो। इसमें इधर कार्बोकेटाइन बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, इधर मिथाइल है प्राइमरी से भी छोटा, तो H+ का इस पे अटैक, तो कार्बोकेटाइन बना दोगे, मैकेनिज्म विल बी SN1 टाइप, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, PH CH2OH और O18, क्या, क्योंकि सॉल्वेंट वाला O18 लिया हुआ है, और साथ में CH3OH लिखोगे, ये इनिशियली फॉर्म प्रोडक्ट लिख देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये आइसोटोपिक नहीं, ये O16 वाला इसके साथ आया है, तो इनिशियली फॉर्म यही बनेगा, ठीक है।
फिफ्थ वाला देखो, इधर सेकेंडरी है और इधर प्राइमरी है, तो मैकेनिज्म विल बी SN1 टाइप। तो H+ का इस पर अटैक होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में यही OH जोड़ दिया होगा, उनका गलत हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना है, रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आप लिखोगे वो ये वाला लिखोगे, है ना। क्योंकि रिंग एक्सपेंशन और फिर हाइड्राइड शिफ्ट वो कहाँ जाएगा, क्योंकि बिना रीअरेंजमेंट के यहाँ पर आप प्रोडक्ट नहीं लिखते, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो वो लॉजिक सेम है। तो जिन लोगों ने यहीं पर OH जोड़ दिया है वो गलत हो जाएगा, और पहले ही ऑप्शन वो दिखेगा आपको। बढ़ा जाए आगे, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, है। फिर एक क्वेश्चन और करो, राइट mechanisms for जरा इन दोनों का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म जरा ट्राई करके बताइए एक बार, कॉपी पे एक बार खुद से ट्राई करिए। हो गया भी, देखो। अच्छा, एज अ फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बोलोगे? एक कार्बन पर एक OR, एक OR, तो एक कार्बन पे 2 OR, और इस तरफ भी मिथाइल और इस तरफ भी मिथाइल, मतलब कि कीटल है ये। बोलो तो कॉमनली बोला जाए तो एसिटल, है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या रिपोर्ट करोगे? कीटल, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OR, तो हेमी नहीं होगा, और इन दोनों तरफ R पार्ट है, तो मतलब कीटोन से बना है, तो कीटल। तो इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हम लोग ने बात की थी कि एसिटल्स एंड कीटल्स, हेमी एसिटल्स एंड एसिटल्स आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम एंड दे रिवर्ट बैक टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। पढ़े थे, तो वही है, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपको मालूम है क्या बनेगा, उसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर इसके बाद देखते हैं। तो देखो, पहले H+ करेगा इस पर अटैक या इस पर अटैक, ये दोनों R पार्ट अगर अलग भी होता तो भी दोनों में से किसी पर हो सकता था, है ना, क्योंकि इस लुईस बेस और इस लुईस बेस पे बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसा हो गया ना, यहाँ H, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ OET आ गया। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसका लोन पेयर यहाँ पर असिस्ट करते हुए इसको बाहर करेगा, ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर OET प्लस ऐसा हो जाएगा, जिसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर OET प्लस ऐसा भी होगा। सेकेंड स्टेप में फिर वाटर, क्योंकि एक्सेस में है तो वाटर इस पर अटैक कर जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया है हेमी कीटल में, क्या, दिस इज हेमी कीटल, कोई दिक्कत। फिर H+ मीडियम एसिडिक है, इस पर भी अटैक हो सकता है और इस पर भी हो सकता है। तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, है ना। जब एल्डिहाइड कीटोन से जब हम लोग ये बनाए थे, या उल्टा चलो तो रिवर्सिबल तो होता ही है। तो अगर H+ का अटैक इस पर हुआ तो वापस यहाँ आ जाओगे, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वाटर एक्सेस में है। और H+ अगर इस पर भी अटैक कर गया, है ना, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये बाहर जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग से ऐसा कीटोन बना लेगा, और साथ में आपको 2 मोल इथेनॉल भी मिला है, एक यहाँ पर और एक अभी यहाँ बाहर हुआ है, ठीक है। तो आपको कीटोन मिल गया और आपको अल्कोहल वापस मिल गया। तो यही बात हम लोग उस दिन कर रहे थे, है ना, जिसका मैकेनिज्म हम लोग वहाँ नहीं देखे थे, यहाँ पे देख रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि ये बाहर हो रहा है, तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पर, ये वाला जो कि इस बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल है।
क्यों हाईली स्टेबल है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, याद आ रही है ये बात। तो ऐसे कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होंगे तो इसका मतलब इसका जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, है ना। तो एसिटल्स, हेमी एसिटल्स, कीटल्स, हेमी कीटल्स का जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है ये नॉर्मल ईथर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो हाईली स्टेबल होता है। क्लियर बात इतनी? ये लिख लिया। अब एक देखो, इसको हम लोग मैकेनिज्म से तो समझ गए, अब हम लोग सीधा प्रोडक्ट भी लिखना समझ जाते हैं, है ना। कैसे सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, देखो वहाँ भी बताए थे, ये है ऑक्सीजन की तरफ H जोड़ दो, इस कार्बन की तरफ OH जोड़ दो, इस ऑक्सीजन की तरफ H जोड़ दो, इस कार्बन की तरफ OH जोड़ दो, एक कार्बन पे 2 OH आ जाएगा, उसमें से वाटर बाहर करके ये बना दो, और ये 2 मोल इथेनॉल, है ना, 2 मोल इथेनॉल भी लिख देंगे। समझ में आई ना बात? तो ऐसा दिखाई दे और हाइड्रोलिसिस लिखे तो सीधा ऐसे प्रोडक्ट बना दोगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये होता तो किसी मैकेनिज्म से ही होगा, वही मैकेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आई बात समझ में? चलिए, तो प्रोडक्ट लिखना सीख गए, है ना। प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसका मैकेनिज्म भी समझ गए। दूसरा वाला एग्जाम्पल जरा देख लिया जाए। दूसरा जो था हम लोगों ने लिया था वो था क्या, PHO CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलेंगे हम लोग विनाइल ईथर, है ना। इधर फिनाइल है, इधर विनाइल है, तो वैसे तो इसका नाम हो गया फिनाइल विनाइल ईथर, लेकिन इधर कोई भी आर पार्ट होता उससे फर्क नहीं पड़ता। ये O डायरेक्टली इससे जुड़ा है ना, इसको विनाइल ईथर बोलते हैं। और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना, तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, तो इस कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो विनाइल ईथर में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, तो चूंकि ये रेजोनेंस में है तो इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव होगा। बोलो, तो कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पर लोन पेयर, सुनो ध्यान से, कार्बन पे नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पे लोन पेयर, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होता है? ऐसा जरा सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। कार्बन पे नेगेटिव, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कार्बन पे नेगेटिव होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। याद आ रही है बात, समझ में आ रही है? तो इस पे उतना नेगेटिव नहीं है जितना ग्रिग्नार्ड पर होता है, क्योंकि रेजोनेंस से आ रहा है। बट इन दोनों का अगर तुलना किया जाए तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, तो दिस साइट इज मोर बेसिक, है ना, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव पोलराइजेशन है। तो H+ का प्राइमरीली अटैक यहाँ पर इस पर ना होकर इस पर होने वाला है। ये खासियत है विनाइल ईथर्स की, है ना। तो ये फंक्शनल पहचानेंगे। तो H+ का पहला अटैक आप इस पे कराओगे, तो जब आप इस पर अटैक कराएंगे तो ऐसा एक इंटरमीडिएट बनेगा, CH2H आ गया है, जो कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड भी होगा, है ना। तो मतलब इसका भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाने वाला है, बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब हाईली स्टेबल होगा, वहाँ रेट फास्टर होगा। तो ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में वाटर एज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा PHO CHOH आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब एक कार्बन पे एक OR और एक OH, ये हेमी एसिटल हो गया, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, ये इस पर अटैक करेगा, है ना। तो बन जाएगा PHOH+, और यहाँ पर CHOH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बैक बॉन्डिंग करते हुए इसको बाहर कर देगा, आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला पोर्शन, और साथ में आपको मिल गया है फिनॉल। कोई दिक्कत? बात आई समझ में, है ना। तो इस तरह से इस पर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो इस बार एल्डिहाइड आपको एक मिल गया है, जबकि ये तो ईथर ही था, ये एसिटल हेमी एसिटल कीटल नहीं है, ये तो ईथर ही है ना, देखो ध्यान से। तो विनाइल ईथर के हाइड्रोलिसिस से आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलने वाला है, ठीक है। याद नहीं करना है, आप प्रोडक्ट लिखना हम सिखा देंगे अभी।
समझ गए? एक बात और यहाँ पर कन्फ्यूज़न अगर आपको हो कि सर सेकेंड स्टेप में H+ का अटैक आप इस पे करा दिए, सर ये लोन पेयर ऑक्सीजन का बेंजीन में भी तो डीलोकलाइज्ड है, तो बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही यहाँ पर भी तो हम लोग सोच सकते हैं कि सर ये लोन पेयर जो है वो बेंजीन में डीलोकलाइज्ड है, तो बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस पर H+ जाके क्यों नहीं अटैक करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर उस पर अटैक करेगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, जो बेंजीन होने नहीं देगा। तो इसलिए इस बार H+ का अटैक इसी ऑक्सीजन पर होगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है, भले कम रेट से हो, लेकिन होगा इसी पर, क्योंकि बेंजीन पर अगर हो गया तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल ही इन जनरल कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वहाँ अटैक नहीं होगा। समझ में आई बात? इसका भी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, मतलब आपको विनाइल ईथर भी मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, ये इस तरह से ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन कार्बन है, यहाँ OH डाल दो, यहाँ H डाल दो, ठीक है। चाहो तो इसको भी हाइड्रोलाइज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि PH और O का बॉन्ड हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो यहाँ पर मिल गया आपको PHOH, PH की जगह कोई R पार्ट होता तो यहाँ पर भी हाइड्रोलाइज कर सकते थे, ठीक है, या अभी भी कर सकते हो लिखने के लिए, बट अगर ये आइसोटोपिक होगा तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिनॉल का जो PHO बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, याद आ रही है ना बात? तो ये ठीक है, तो ये PHOH बन गया प्लस, यहाँ जो प्रोडक्ट इनिशियली आप लिखोगे वो लिखोगे CH2 CHOH। बोलो सर ये और ये तो डिफरेंट है, लेकिन देखो ध्यान से, ये इनॉल है ना, तो ये टॉटोमराइज करेगा इस तरह से और ये H निकल कर इस पर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट सेम ही बना है। मतलब आप एक लाइन में इसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो PHOH और एसिटल्डिहाइड सेम प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर हुआ बात सबको? ठीक है, अब नीचे नोट करके एक पॉइंट लिख लिया जाए। नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखिए, इसको नोट कर लिया है, इसको नोट करके लिखो। बोले लिखिए, rate of hydrolysis of acetals, hemiacetals, एसिटल हेमीएसिटल जब मैं बोल रहा हूं तो कीटल विटल सब इन्वॉल्व है ना। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल्स, हेमीएसिटल्स एंड विनाइल ईथर्स are very high as compared to normal ethers, ठीक है। नॉर्मल ईथर की तुलना में इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों हैं और हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है तो पहले हाइड्रोलिसिस आप इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स का कराएंगे, बाद में ईथर का कराएंगे, ठीक है। चलो, तो इसको नोट कर लिया जाए, एक दो क्वेश्चन लिख लिया जाए इस पे भी, कैसे प्रोडक्ट लिखना है। सिर्फ प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए, फटाफट प्रोडक्ट लिख दीजिए।
हो गया। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ H यहाँ OH, यहाँ H यहाँ OH, तो इस कार्बन पे 2H, सीधा अपने को अगर प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ कीटोन बना देंगे, 2 मोल इथेनॉल बना देंगे, कोई दिक्कत, बना दिए। इसमें देखो, इसमें ये कार्बन पे एक OH एक OR और एक तरफ R और एक तरफ H, तो ये हेमी एसिटल है, तो इसका भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। इसको बाहर करो, यहाँ H इस कार्बन पे OH, इसको बाहर करो, यहाँ H इस कार्बन पे OH, दिख रहा है सबको। तो ऐसा कुछ बनता मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो, क्यों भाई, ऐसा बनेगा ना, आप चाहें तो नंबरिंग करके देख सकते हैं। इसमें देखो, ये कार्बन पे एक OR और एक OR, एक R पार्ट पीछे और एक H, नहीं तो ये एसिटल हो गया। तो ये H यहाँ OH, यहाँ भी बाहर करो, यहाँ H और यहाँ एक और OH, तो ये बनते मुझे दिखाई दे रहा है। बोलो भाई, तो इसका प्रोडक्ट बस लिखने आना चाहिए, है ना। ये भी विनाइल ईथर है, देखो विनाइल है ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, और जहाँ जहाँ ऐसा होगा उसको विनाइल बोलते हैं। तो इस पर मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ H यहाँ OH, यहाँ H यहाँ OH, तो एक प्रोडक्ट तो अपने को इथेनॉल मिल रहा है, और एक प्रोडक्ट जो यहाँ पर मिलेगा वो देखो ये मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ OH आ गया। फिर इसको टॉटोमराइज करके कीटोन लिख सकते हैं हम लोग, फ्रेम में आया है, ठीक है, समझ के बात ना। फिर इसको देखो, इस कार्बन पे 2H, इस कार्बन पे 2H, इस कार्बन पे 2H, इधर OR इधर OR, तो ये एसिटल हो गया, इधर भी OR OR, ये भी एसिटल हो गया, इधर भी OR OR एसिटल हो गया। बस सिंपली H OH OH H H, इस कार्बन पे OH H OH, इस पे भी OH H, इस पे भी OH H, ऐसा। तो हर कार्बन पे 2-2 OH हो जाएगा, तो ये बन गया, और प्लस ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ठीक है, तो वाटर तो है ही मीडियम में, तो 3 मोल यहाँ पर अपने को फॉर्मल्डिहाइड मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई थिंक प्रोडक्ट लिखना आप, है ना, यहाँ पर सीख गए हैं कैसे प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एसिटल्स, हेमी एसिटल्स और विनाइल ईथर्स का जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो नॉर्मल ईथर के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं HX के साथ रिएक्शन। अल्कोहल का अब आप सारा असाइनमेंट कर सकते हो, ईथर का भी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, या ईथर अभी रुक जाओ, ईथर ख़त्म कर लें, एक क्लास और लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग, है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। चलो, नमस्कार।